कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, वो चाहे जीवन की गाड़ी हो, चाहे कारोबार की गाड़ी हो, चाहे इकोनॉमी की गाड़ी हो, जीवन चलता रहना चाहिए, रवानगी बनी रहनी चाहिए। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है नीरज वाजपेयी और आज हम बात करेंगे बजट से जो उम्मीदें हमने लगा रखी हैं, इंडस्ट्री ने लगा रखी हैं, उसमें एक सेगमेंट है ऑटो सेक्टर का। इसीलिए हमने कहा कि गाड़ी चलती रहनी चाहिए, चक्का घूमता रहना चाहिए, रफ्तार कुछ भी हो लेकिन व्हील मूव करना चाहिए। समझने की कोशिश करेंगे कि ऑटो सेक्टर्स को बजट से क्या उम्मीदें हैं, उनकी दिक्कतें क्या है, जहां पे वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव किए जाएं, सरकार की तरफ से कुछ मदद की जाए, जिससे कि इस पैंडेमिक के दौर में जो हम बहुत बुरी तरीके से पिटे हैं उससे तेजी से निकल पड़ें और हम अपनी उस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ें। इसीलिए मैंने कहा कि चलती का नाम गाड़ी और ये गाड़ी चलती रहनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का और परिचय कराते हैं हमारे खास मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं सुनील बोहरा साहब, जो मिंडा इंडस्ट्रीज के ग्रुप CFO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। स्वागत है आपका सर। कवन मुख्तियार साहब हमारे साथ हैं, जो PwC के पार्टनर हैं और ऑटो सेगमेंट के लीडर हैं। आपका भी स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं JBM ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निशांत आर्य। तो जैसा कि मैंने कहा कि बजट से हमारी बहुत उम्मीदें हैं, ऑटो सेक्टर की उम्मीदें हैं, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या हम लेके चल रहे हैं। सुनील जी, आपसे ही शुरू करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे दिमाग में आपके होंगे, लेकिन मोटे तौर पे अगर हम ये जानना चाहें कि बजट से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार ऐसा बजट होगा जो 100 साल में नहीं आया होगा, तो आपके सेगमेंट के लिए वो क्या खास चीज़ है जो आप उम्मीद लगा के बैठे। बिल्कुल जी, सबसे पहले जैसा आपने कहा कि ऐसा बजट नहीं आया होगा, हमको भी बहुत उम्मीद है कि इस बजट में ऐसा कुछ जरूर होगा जो कि एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होगा। पिछले 12 महीनों में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत कुछ डिसीजंस लिए हैं, जिससे हम देख रहे हैं कि आज जो हमारी इकोनॉमी है एक ट्रैक पर आ गई है, एक स्टेबिलिटी है। और स्पेसिफिकली अगर ऑटो सेक्टर की बात करूं तो बिजनेस एक जो प्री कोविड लेवल था उससे ऑलमोस्ट सेम या उससे बेटर ही है। तो मार्केट में काफी डिमांड है, बट उस डिमांड को जो पेंट अप डिमांड हम बोल रहे हैं, वी डोंट नो मतलब उसमें कितना पेंट अप फैक्टर है, कितना वन टाइम फैक्टर है। बट कंटिन्यूटी के लिए एक इकोनॉमी को 10% से अबव GDP ले जाने के लिए या $5 ट्रिलियन जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर जाने के लिए काफी कुछ एक्शंस हैं जो इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट को दोनों को साथ में लेने पड़ेंगे। इंडस्ट्री बिल्कुल प्रयास कर रही है निरंतर कि किस तरह से हम जो है हमारा उत्पाद बढ़ाएं, किस तरह से हम ग्लोबली कम्पीट करें। और उसमें जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है उसमें काफी उम्मीदें हैं कि गवर्नमेंट कुछ और, एक जैसे हमने बात किया थोड़े दिन पहले PLI स्कीम के बारे में, PLI स्कीम जो आएगी, हमको उम्मीद है कि ये भी शायद बजट के साथ में ही आया अनाउंसमेंट उसका। सो ये फोकस करेगी कि किस तरह हम एक तो सेल्फ निर्भर आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंस है, और एक है एक्सपोर्ट ड्रिवन। सो PLI स्कीम हो सकता है कि पूरा एक्सपोर्ट की तरफ ज्यादा फोकस करेगी ताकि हम इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके। पर आत्मनिर्भर की तरफ भी हम चाहेंगे कि कुछ और कदम गवर्नमेंट उठाए, बिकॉज आज की तारीख में ऑटो सेक्टर में काफी इंपोर्ट आज भी है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं हम किस तरह से इंपोर्ट कम करें, किस तरह से हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें। उस लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पास्ट में एक इंसेंटिव हुआ करता था, गवर्नमेंट देती थी फॉर डेवलपमेंट ऑफ लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो वो एक जो इंसेंटिव था वो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो इंसेंटिव जो है कि लोकल R&D कैपेसिटीज में लोग इन्वेस्ट करें, उसमें हो सकता है कि ये जो एक इंसेंटिव जो रिडक्शन था पहले, वेटेड एवरेज रिडक्शन, वो शायद एक उसमें इंक्रीज हो। तो एक सबसे पहला तो यही है जो कि हमको आत्मनिर्भरता की तरफ आगे ले जाएगा। आज हम काफी चीजें हैं जो हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं वो भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं, बट हम कैसे अपने होम ग्रो टेक्नोलॉजी करें। तो एक जो रिडक्शन है R&D का वो काफी हेल्प करेगा। दूसरा एक बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि किस तरह से डिमांड बढ़े, जो कि मैं बात करूंगा पूरे इंडस्ट्री के लिए, ऑटो सेक्टर के लिए। हालांकि हमने सुना था कुछ महीनों पहले हमारी जो वित्त मंत्री उन्होंने भी कहा था कि एक जो टू व्हीलर है वो एक लग्जरी नहीं है। इनफैक्ट हम ये बोलेंगे जो कि बेसिक ए सेगमेंट व्हीकल है मोबिलिटी के लिए, वो भी शायद एक लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है। तो उस नेसेसिटी को एक कैसे टैक्स कम किया जाए उस पर काफी उम्मीद है। हालांकि भी हमको सबको पता है कि एक देयर इज डिफरेंट GST पैनल जो कि डिसीजन लेता है, बट तो जैसा डिसीजन ले कि जो व्हीकल की रेट्स हैं, टैक्स रेट है, वो कम हो और
एक कंजम्पशन को एक बढ़ावा मिले। बिल्कुल आपने सही कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स एक थिंकिंग की ज़रूरत है, एक नए अप्रोच से देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे पॉइंट्स आपने जो रखे इसको आगे हम खोलेंगे। निशान जी, पूरा इंडस्ट्री जो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जब वो मूव करती है तो ऐसा लगता है कि पूरी इकोनॉमी मूव कर रही है। तो उसमें बीच बीच में बहुत सारे क्रक्स पॉइंट आते हैं कि एक स्क्रैपेज पॉलिसी आनी चाहिए, फिर एक्सेल की छूट होनी चाहिए, टैक्सेस की बात अभी उन्होंने की, जीएसटी को बाद में लाएंगे, लेकिन बहुत सारे और जो टैक्सेस हैं उनको कम करना चाहिए। आपके हिसाब से बजट में वो दो सबसे बड़ी चीज़ें क्या है जिसको हम सुनना चाहेंगे? उसके बाद ये आपका सेक्टर जो ऑटोमोबाइल है इसमें रफ्तार है, क्योंकि एक पैराडाइम शिफ्ट दुनिया में हो रहा है, उस पर ही बातचीत करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की। लेकिन फिलहाल आप बजट से क्या सुनना चाहते हैं? देखिए, एक तो हम लोग बात सुन रहे हैं अभी तक स्क्रैपेज पॉलिसी की। स्क्रैपेज पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज से डिमांड जनरेशन होगा और जो पुराने व्हीकल्स हैं, चाहे BS2, 3 व्हीकल्स, वैसे कई व्हीकल्स ऑफ रोड होंगे, उससे हमारा पोल्यूशन में भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज अब नए BS6 व्हीकल्स के अंदर एमिशन लेवल इज मच लोअर देन BS2, 3 और 4 व्हीकल्स। सेकेंडली, इस टाइम रिक्वायरमेंट है मार्केट में लिक्विडिटी की। एक बायर को जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे वो व्हीकल्स को परचेज कर सकता है, और अलग अलग व्हीकल्स के लिए कैसे बैंक्स प्रायोरिटी लेंडिंग देती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और दूसरे ऐसे एरियाज के लिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि दोनों ICE टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को एग्जिस्ट करेंगे जैसे हम आगे चलेंगे। और उसके लिए इंडिया ने पहले सोलर बूम के टाइम इन लास्ट 10-12 इयर्स, तब हमारा वो छूट गया था कि लोकलाइजेशन कैसे हो। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए, वोकल फॉर लोकल के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो सारी मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में डेवलप हो, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को ही पुश आउट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और साथ ही साथ दूसरे ऐसे इनिशिएटिव्स जो PLI के हैं उनको एग्जीक्यूट करना और उनका टाइमलाइन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर लॉन्ग टर्म रोड मैप दिखाई देता है लोगों को अगले 3 से 5 साल का, तो वहां पे काफी ग्लोबल कंपनियां, इंडियन लोकल कंपनियां इन्वेस्ट करना चाहेंगी और एंड टू एंड फ्रॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया में। उससे बहुत जॉब्स क्रिएट होंगे। और जो कि हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन में से 20% मैन्युफैक्चरिंग GDP होना चाहिए, विच इज 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में की दूरी पूरा करने के लिए ऑटोमोटिव सेक्टर सबसे आगे फ्लोर फ्रंट पे रहेगा, क्योंकि आज के दिन भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग GDP ऑटोमोटिव सेक्टर से आता है, जो कि ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स रिलेटेड सेक्टर से आता है। तो इसीलिए उसको बूस्ट देना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो अलाइड सेक्टर्स को ही बहुत बूस्ट देता है और पूरी इकोनॉमी को आगे लेके जाता है। कवन, आप चूंकि PwC से हैं तो आप थोड़ा स्ट्रक्चरली मुझे बताइए। एक मोटा मोटा फिगर रखा जाता है कि 7% GDP में कंट्रीब्यूशन है इस सेगमेंट का, और करीब 3 करोड़ लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं आगे। तो चूंकि पैंडेमिक के दौरान 20-21% इस कैलेंडर ईयर में हम लोगों ने देखी कि सेल्स कम हुई है, और एक्सपेक्टेशन है कि शायद CY21 में लगभग इतनी ही आ जाए, तो एट पार हम लोग आने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस की बहुत बात हो रही है, तमाम लोग बात करें, तो आपके हिसाब से क्या बड़े बदलाव की ज़रूरत है और उस पैराडाइम शिफ्ट को हासिल करने के लिए? धन्यवाद नीरज जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि पूरी इकोनॉमी का चक्का घुमा सकती है, क्योंकि इसमें जॉब्स क्रिएट होती है, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बिजनेस टू बिजनेस को कंज्यूमर से लिंक करती है। तो सबसे अपने यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो है कि कैसे हम डिमांड रिकवरी की तरफ इसको आगे बढ़ाएं। और जैसे आपने सही बताया, अभी रिकवरी हुई है, पर फिर भी आप देखो FY 2019 से हम काफी नीचे हैं। तो ऑटो इंडस्ट्री के रिकवरी के लिए मैं 2-3 आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस की जो बात आप कर रहे हैं, उसमें एक ये चीज है कि कैसे कंज्यूमर सेंटिमेंट इंप्रूव हो। अभी जो कोविड का इम्पैक्ट हुआ है उसके कारण रूरल एरिया में पिछले बजट में भी काफी स्पेंडिंग हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड किए हैं। तो जैसे टैक्स कट एक ये हो गया, तो उसके कारण कंज्यूमर सेंटिमेंट इंप्रूव होगा। और GST कट की हमने जो बात की है वो लिमिटेड पीरियड के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे क्या होगा कि लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि अभी आप खरीदारी कीजिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री जो है वो सबसे बैडली इफेक्टेड है, और उसकी रिकवरी बड़ी जरूरी है, क्योंकि उस पे पूरा इकोनॉमी की एफिशिएंसी उस पर डिपेंडेंट है।
तो उसके लिए एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन की भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं बजट में, वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए हो, ताकि यही साल में जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें एक डिमांड ट्रिगर्स आए, जिसके कारण पूरी इकोनॉमी रिकवर हो और जो भी जॉब लॉसेस हुए हैं कोविड के टाइम पे उसमें रिकवरी हो सके और उसका पूरा फायदा इकोनॉमी को मिलेगा, ना ही सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री को। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर है कि इंफ्रा पुश करें, रूरल इकोनॉमी पे जाएं ज़्यादा, तो जिससे डिमांड साइड पे, क्योंकि सप्लाई साइड पे गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है लेकिन अब डिमांड साइड पुश करने की जरूरत है। सुनील जी, थोड़ा स्पेसिफिक पे आते हैं। जब हम कह रहे हैं कि टैक्स थोड़ा कम किए जाए, तो चूंकि जीएसटी इस बजट के परव्यू में नहीं आता, वो अलग से, लेकिन गवर्नमेंट अपनी मंशा जरूर रख सकती है इस बजट में। थीम स्टेटमेंट के तौर पे कह सकती है कि टू व्हीलर जो कि एक सिंध प्रोडक्ट नहीं है, उसमें 28% जीएसटी थोड़ा ज्यादती लगती है, क्योंकि कंज्यूमर के पार्ट में बहुत भारी पड़ता है। वो 50,000 की गाड़ी में भी 28% जीएसटी है, तो उसका सेंस नहीं बनता। तो एक पार्ट ये है। दूसरा, और बहुत सारे जो टैक्सेस लगते हैं उस पर स्पेसिफिक आप लोग क्या चाहते हैं जहां पे कम होना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा कि गवर्नमेंट एक प्रयास कर रही है पीएलआई स्कीम को लाकर कि भारत के जो उत्पाद है विदेशी मार्केट में जा सके, बट उसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आपने बताया, आज कितने टैक्सेस हैं, जैसे कि सेसेस हैं या फ्यूल है, ऑयल डीजल पेट्रोल पर जो टैक्सेस हैं, दे आर नॉट अंडर जीएसटी एम्बिट में नहीं है वो, और उनका इनपुट क्रेडिट टैक्स कहीं नहीं मिलता है। हालांकि जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए पहले एक MEIS स्कीम हुआ करती थी, जिसको गवर्नमेंट रिप्लेस कर रही है सो कॉल्ड ROTDEP से, रेमिशन ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज एक्सेट्रा, जिनका आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। बट लोकल स्टिल जो आपका सेल है उस पे जो आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, जिस पे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, आज उनकी वजह से काफी डिसएडवांटेज होता है जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बिकॉज उसको कम्पीट करना पड़ता है दूसरी कंट्रियों से जहां पे वो टैक्स तो नहीं है बल्कि ऊपर से और सब्सिडीज भी काफी है। सो हमको जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए जितने भी टैक्सेस हैं आज इनका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, उनको हमको किसी तरह से जीएसटी के एम्बिट में लाना चाहिए। और ये जो फ्यूल वगैरह जो दूसरे टैक्सेस हैं या वैट वगैरह जिनका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, वो करने से जो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफी बढ़ेगा, और जो हम बाहर के इंपोर्ट्स से जो चैलेंज है वो चैलेंज भी काफी एक सपोर्ट मिलेगा। सो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को वेरी वेरी पॉजिटिवली देखना चाहिए। जी निशांत जी, चूंकि इलेक्ट्रिक की चर्चा है तो यहीं पे आपसे पूछ लेते हैं। बहुत उस मोबिलिटी में लोग जा रहे हैं और फेम जैसे एक स्कीम लाके सरकार ने उस सेगमेंट की मदद भी की है। इसको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे फिर कंपनियां इस तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि फ्यूचर अब उस तरफ दिख रहा है। बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर की ओला मोबिलिटी लगा भी रही है शायद तमिलनाडु में कहीं पे। तो ये जिस तरफ बढ़ रहा है पूरा कार्यक्रम, उसके संदर्भ में आप लोगों के क्या एक्सपेक्टेशंस? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का गवर्नमेंट ने बहुत बड़े तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज और नीति आयोग के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी गवर्नमेंट ने काफी अच्छे तरीके से उन एरियाज पे फोकस किया है जहां पे मासेस को बेनिफिट हो। तो इसीलिए मैक्सिमम एलोकेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किया गया है, बसेस, 3 व्हीलर्स के लिए किया गया है, और उस जिसका यूटिलाइजेशन काफी होता है और एसेट यूटिलाइजेशन अच्छा है, तो जिससे हम इन व्हीकुलर पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं काफी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जाने से करीबन एक व्हीकल में ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर की रनिंग होती है पर एनम। सो उससे उतने और करीबन 1000 टन ऑफ CO2 और 350,000 लीटर्स ऑफ डीजल की सेविंग करते हैं हम एक इलेक्ट्रिक बस से। तो जो कि काफी मात्रा में हमारा इंपोर्ट बिल भी रिड्यूस करता है, हमारा व्हीकुलर पोल्यूशन भी रिड्यूस करता है, और सॉक्स और नॉक्स लेवल को भी नॉकआउट करता है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में काफी अच्छी पॉलिसी है। और साथ ही साथ अब हम इसकी पूरी सप्लाई चेन को भी लोकलाइज कर रहे हैं, और जो बैटरी का PLI है वो इस डायरेक्शन में काफी कारगर होगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बैटरी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफी मेजर पार्ट होती है। और साथ ही साथ जो दूसरे की कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो मोटर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उस एरिया में भी काफी काम किया जा रहा है और वो भी काफी लोकलाइज होंगे। और साथ ही साथ चार्जिंग स्टेशंस डिप्लॉय किए जा रहे हैं DHI की दूसरी पॉलिसीज के द्वारा अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो कैपिटल सिटीज हो, स्मार्ट सिटीज हो। और इसके बेस पे लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में
परेशान नहीं होंगे कि हमें चार्जिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो एक होलिस्टिक वे में देखा जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें हम इसको कहते हैं वेल टू व्हील पर्सपेक्टिव। सिर्फ टैंक टू व्हील इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्व करता है, पर जो गवर्नमेंट की रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी है, जिसमें वो करीबन 400-450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे अगले 10 सालों में, तो साथ ही साथ एनर्जी जो कंज्यूम होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो भी रिन्यूएबल होगी। तो इसलिए जनरेशन टू कंजम्पशन तक इसको मैप किया जाएगा। तो इसलिए काफी होलिस्टिक वे में देखने से इंडिया काफी इंडिपेंडेंट होगा, आत्मनिर्भर होगा इन पॉलिसीज से, और लोकल कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर में है, चाहे रेलवे सेक्टर में है, पावर सेक्टर में है, जो कि इन चीजों को समझती हैं, और काफी नए स्टार्टअप्स भी आएंगे। तो पूरा इकोसिस्टम साथ में ऑपरेट करेगा, एंड एवरीबॉडी विल हैव समथिंग इन इट फॉर देमसेल्फ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एंड टू एंड तैयारी करनी पड़ेगी हमें। और टेस्ला देखिए भारत में औपचारिक तौर पे आ चुके हैं, तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। रेफरेंस के तौर पे है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कितनी बढ़ रही है, लेकिन अब थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं। जनरल तो बहुत सारी। कंवर साहब ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि सरकार इस बजट में, चूंकि ये सदी वाला बजट कहा जा रहा है कि 100 साल का बजट होगा, कि टू व्हीलर्स को या सर्टेन एक अमाउंट तय हो जाए कि अप टू 4-5 लाख की जो लैंडिंग है उसको प्रायोरिटी सेक्टर में डाल सकते हैं? बिल्कुल, उसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी है, और इसके बारे में काफी बार बात भी हो चुकी है। देखिए, आप ऑटो इंडस्ट्री में एक ये डीलरशिप जो है वो एक फाइनल टच पॉइंट है कस्टमर के साथ। तो उनको, और ये जो टू व्हीलर को समझो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में माना जाए, तो उससे क्रेडिट सप्लाई जो कि इंडस्ट्री को होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, वो काफी कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि डिमांड साइड पे इसका इफेक्ट होना चाहिए कि जो भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो गया वो कस्टमर को बेनिफिट हो। तो इसलिए समझो इनकम टैक्स का कट जो कि पूरे फाइनेंस बिल के दायरे में है, बजट के दायरे में है, उस पे गौर किया जाए, बिकॉज अभी इकोनॉमिक रिकवरी शुड बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और उसके लिए इनकम टैक्स कट या स्लैब बढ़ाए जाए, उससे भी काफी कंज्यूमर सेंटिमेंट में इंप्रूवमेंट होगी। तो ये दोनों चीज करनी चाहिए, सप्लाई साइड पे भी और डिमांड साइड पे। सप्लाई और डिमांड दोनों करना चाहिए। और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक बड़ा मुर्गी और अंडे वाली कहानी है कि कहाँ से शुरू करें जो हो जाए। तो जो विशेष सर्किल होता है उसमें आप एक सिरा पकड़ लीजिए जो आपको सबसे कन्वीनियंट लगे और फिर वहीं से हुआ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ऐसे ही 3-4 और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ है जिस पर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आज हम बातचीत करें कि बजट से ऑटो सेक्टर को क्या उम्मीद रखनी चाहिए और उनकी विश्लेषण क्या है। अभी हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की एक बात की कि 5 लाख रुपए तक का लोन या सर्टेन सेगमेंट की गाड़ियों को अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत ले आए तो कैसा रहेगा, तो इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अब इससे जुड़ा एक और सवाल, सर छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। क्या ये भी संभव हो सकता है कि सरकार कुछ हद तक हमें जो डिडक्शंस मिलते हैं हमारे इनकम टैक्स में गाड़ी खरीदने पे भी वो दे, चूंकि डिमांड पुश करना है, लोगों के हाथ में ओनरशिप अगर आप लाएंगे तो फिर बढ़ेगी। तो ये कैसा आइडिया है सुनील बोरा जी? जी बिल्कुल सर, आप अगर आज देखेंगे हिंदुस्तान में वर्सेस कई फॉरेन कंट्रीज में, आज आप एक डिसएडवांटेजेस है, एक आप एम्प्लॉयड देखिए जो एक कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी जॉब में है वर्सेस एक बिजनेस में है। जो भी बिजनेस में है वो कुछ भी व्हीकल लेगा तो उसको डिप्रेशन मिलेगा, इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिल जाएगा, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ जो भी ओनिंग द कार ही विल गेट इट। बट जो एक एम्प्लॉयड वर्कर है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। सो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इंडस्ट्री के लिए, अगर गवर्नमेंट इस दिशा में देखे कि कैसे हम एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्सेस एक एम्प्लॉयड को एट पार लेके आए, सो दैट जो भी व्हीकल खरीद रहा है फॉर ऑफिस गोइंग और ऑफिशियल यूज एक्सेट्रा, तो उसका एक उसको इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के तहत एक डिडक्शन मिले। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। एंड मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर ऐसा होता है तो एक इंडस्ट्री को, ऑटो इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली बहुत बड़ा एक जगह मिलेगा। तीसरा पॉइंट कंवर साहब, क्या रोड टैक्स और जो हमारे रजिस्ट्रेशन टैक्सेस ये सब भी बहुत ज़्यादा है? क्योंकि देखिए कोविड से लोग निकल के आए हैं, अब वो बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह, कुछ लोग चाहते हैं कि छोटी दूरी में जाना तो टू व्हीलर अपने ले लें या छोटी कार खरीद लें, लेकिन जब ऑन रोड गाड़ी की कीमत निकलती है तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इन सब चीज़ों को होता है। क्या यहाँ पे भी गुंजाइश आपको लगती है कि ये सब कम किए जा सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग?
देखिए, बजट में इसका एक डायरेक्शन दी जा सकती है, पर डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बजट के दायरे में आएगा नहीं। जैसे इंश्योरेंस कॉस्ट एक बड़ी बड़ी चीज है, पर एक सडनली एक सिग्नल दिया जाना चाहिए कि ये जो दूसरे कॉस्ट है जो कि इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स को अभी भारी पड़ेंगे, कोविड से रिकवर कर रहे हैं हम लोग, क्या इसको हम कम कर सकते हैं? क्या स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि रोड टैक्स कम कर सकती है, और कहीं पे किया भी है, तो इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना चाहिए। बट मैं ये मानता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करे बाजार की तरफ, और उन्हें डिस्काउंट्स है, जैसे कि कम हो रहे प्राइसेस, ये तरह से कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होके आएंगे, और वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए देना चाहिए। उससे क्या कि इकोनॉमी बिल्कुल पंप प्राइम हो जाएगी, और इसकी अभी जरूरत है, जो कि हम लोग कोविड से बाहर निकल के रिकवरी मोड में आ रहे हैं। जी निशांत, क्विकली दोनों चीज जोड़ दीजिएगा। स्क्रैपेज पॉलिसी हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं। एक तो इस बजट में भी वो अनाउंस हो जानी चाहिए, उसकी डिटेलिंग उसमें करेंगे। और एक सवाल आपसे भी है, अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे है, लेकिन जो कॉरपोरेट्स खरीदते हैं उसमें छोटी गाड़ियां उस पर नहीं मिलता है। ये भी मिलना चाहिए, जिससे कि कारों की, थोड़ी बड़ी व्हीकल्स की डिमांड आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मिलने से बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इंडस्ट्री को, क्योंकि एक पूरा सर्कुलर एंड टू एंड इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है उससे, एंड पीपल विल बी मोटिवेटेड टू बाय सच काइंड ऑफ व्हीकल्स। तो जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ एक एलिमेंट और ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहीं पर भी चीजें अगर वो बढ़ रही हैं जगह जगह पे, तो उस केस में कई इकोनॉमीज में देखा गया है वर्ल्ड वाइड, जहां पर डिपेंडिंग ऑन द फैमिली साइज उसको उससे लिंक कर देते हैं। तो कई कंट्रीज में इसको भी देखा गया है कि वो अगर इंडिविजुअल सिंगल है या वो मैरिड है या उसकी बड़ी फैमिली है, उसके बेस पे उसका टैक्सेशन स्ट्रक्चर को चेंज करा जाता है, बिकॉज उसकी फैमिली की नीड्स और इनकम की नीड्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं। तो कई कंट्रीज ने इसको भी फॉलो किया है। ये भी एक चीज है जो कि कंसिडर की जा सकती है, और इसको भी लिंक किया जा सकता है अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एनी एमिनिटीज, वेदर हाउसिंग, वेदर व्हीकल्स और एनीथिंग एल्स। सो वो भी एक काफी कारगर स्कीम साबित हो सकती है टू बूस्ट द इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री। करेक्ट। तो आज की बातचीत को अगर मैं सम अप करूं, तो बहुत अच्छी सड़कें बनाने से, बहुत रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर करने से और रूरल पुश देने से डेफिनेटली डिमांड पुश होता है, लेकिन थोड़ा इससे आगे बढ़ के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंज्यूमर को अपील करे वो करने की भी ज़रूरत है। हमने जो 5 आउट ऑफ द बॉक्स आवाज़ आइडिया अभी रखा, हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, उसमें आपका अप्रूवल था। पहला तो एक जीएसटी है, लेकिन वो बजट के परव्यू का नहीं, लेकिन फिर भी उसमें एक कॉन्सेप्ट रखा जा सकता है कि कम से कम 2 व्हीलर में 28% के बजाय 18% का जीएसटी आप करें, भले कुछ समय के लिए करें। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में इसको लेके आए, गाड़ियों को एक सर्टेन लिमिट तक की इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिले जो कॉर्पोरेट्स अपने लिए गाड़ियां खरीदते, ना ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए मिले। टैक्सेस जो स्टेट पे बहुत सारे लगते हैं या सेंट्रल की तरफ से, उसकी थोड़ी कॉस्ट कम कराई जाए, ये फोकस करना चाहिए। और इनकम टैक्स में डिडक्शन की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री 2 फेज से गुजर रही है। मुझे ऐसा लगता भी, जो चर्चा में लगा, कि एक अपनी इंटरनली कोविड की वजह से और पूरी ग्रोथ वापस लानी, दूसरा जो इलेक्ट्रिक का चैलेंज आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा कैपेक्स कंपनियों का लगेगा, और उसके लिए अगर हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो शायद हम पिछड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे सुझाव आप लोगों ने रखे, इसको लोग सुनेंगे, और उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसी खबरें हमें बजट में ज़रूर सुनने को मिलेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी विश लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर डेफिनेटली कुछ तो सुन के हमारे लिए करेगी, और हम लोग इंतजार करेंगे बजट 3 का। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC।